हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये जो टाइम है, इस टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए, अपने सिलेबस का अच्छे से रिवीजन करिए। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा भी पूछे बंदे तेरी हस्ती का राज क्या है। ये जो 31 जनवरी को आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, ये जो टाइम है, इस टाइम को इतने अच्छे से यूटिलाइज करिए कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम हर हाल में क्वालिफाई ही करना है आपको। अगर शिक्षक बनना आपका सपना है तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई ही करना है, क्योंकि आपको पता है इसके बाद केवीएस की भी वैकेंसी आने वाली है, यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है। अगर आपको इन सारी वैकेंसी में क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले उसका स्टेप पहला क्या है, सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। तो आपको हर हाल में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके दिखाना है। जो आपसे कहते थे ना कि आपसे नहीं हो पाएगा, उन्हें करके दिखाना है कि हम हर हाल में सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। कह दो अपने माँ बाप से, उनके पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाना है। उनकी जो भी मेहनत आपके लिए किया, उन सब मेहनत को आपको साकार करके दिखाना है, शिक्षक बनकर दिखाना है। अगर शिक्षक बनना आपका सपना है तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को नोट करिए, ये एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। जैसे कि पता है सीटेट एग्जाम के लिए हम साइंस सेक्शन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आपका साइंस का फर्स्ट टॉपिक क्या था, भोजन, जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। सेकंड टॉपिक था द्रव की अवस्थाएं, आपने एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझा था। थर्ड टॉपिक दैनिक उपयोगी पदार्थ, इसका एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाया था। अगर आपने अभी तक इन तीनों टॉपिक के वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चाहिए, वहाँ से जाके वीडियो देख लीजिएगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे, हमारा फोर्थ टॉपिक सजीव जगत के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, एक एक पॉइंट के नोट्स बनाते जाइएगा। अभी आपके पास मौका है अपनी कलम से अपनी किस्मत को लिखना। जो चाहते हो उसे अपनी किस्मत में लिखना। मेहनत एक ऐसा हथियार है और शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से आप जो चाहोगे अपनी किस्मत में लिख लोगे। तो इस 15 दिन का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए, पूरे सिलेबस का अच्छे से रिवीजन कर डालिए। आपके लिए हिंदी पेडागोजी की एक मास्टर सीरीज आई है, जिसमें आप उस सीरीज को देख के जाएंगे, हिंदी पेडागोजी का पूरा पेपर उसी क्वेश्चन उसी सीरीज से फंसेगा, उसी पीडीएफ से फंसेगा, इसलिए उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फोर्थ टॉपिक क्या, सजीव जगत। तो सजीव जगत क्या होता है, इसका अध्ययन किसमें करते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की किस शाखा में समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, तो शाखा है जीव विज्ञान। और जितने भी जीवधारी हैं, किसी न किसी चीज से कोई भी चीज वो मिलकर बनती है। आप जिस कमरे में बैठे, वो कमरा भी किससे, ईंटों से मिलकर बना है ना। फिर ये कमरा मिलके क्या बना है, पहले आपका कमरा बना ईंटों से मिलकर, और छोटे छोटे सामान जैसे आपका विंडो हो गया, डोर हो गया, फिर ये सारे कमरे मिलकर क्या बनाते हैं, आपका घर बनाते हैं। इसी प्रकार हमारा शरीर, किसी भी जीवधारी का शरीर, समस्त जीवधारियों की जो इकाई होती क्या होती है, कोशिका। कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका से मिलकर क्या बनता है, कोशिका से मिलकर बनता है आपका ऊतक। ऊतक से मिलकर बनते हैं अंग, अंग से मिलकर बनते हैं अंग तंत्र, और अंग तंत्र से मिलकर बनता है आपका शरीर। कोशिका को जीवन के संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। संरचनात्मक इकाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो शरीर की संरचना है किससे मिलकर बनी है, कोशिका से, इसलिए इसको संरचनात्मक इकाई कहते हैं। इसके अलावा जो हमारे शरीर फंक्शन करता है, क्रियाएं करता है, उसमें भी कोशिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए सेल को बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सेल। क्लियर हो क्या आपको पॉइंट। कोई भी पॉइंट नहीं समझ में तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अपने सारे फ्रेंड को जोड़ लीजिए, सबके साथ ये वीडियो शेयर करते रहिए ताकि सब लोग जुड़ जाए अच्छे से। हमारा जो भी रिवीजन सीरीज चल रही है ना, इसमें हम हर एक पॉइंट का अच्छे से रिवीजन करा रहे हैं, ताकि एग्जाम टाइम पे आपका कोई भी पॉइंट गलत नहीं हो और हर हाल में अपना सपना पूरा कर सके। शिक्षक बन के दिखाना है आप सबको। क्लियर। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कोशिका के बारे में। तो आप ये तो समझ गए, समस्त जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका। तो सबसे पहले कोशिका है क्या,
कोशिका शब्द बना कैसे? तो कोशिका जिससे आप क्या बोलते हो सेल, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के सेलुला से। किससे हुई है? लैटिन भाषा के सेलुला से कोशिका शब्द की उत्पत्ति हुई। सेलुला का तात्पर्य होता है छोटा सा कक्ष या कोष्ठक। सेलुला का क्या तात्पर्य होता है? छोटा कक्ष या कोष्ठक। क्लियर हो क्या? और आपके इसमें हम क्या करें, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर कर रहे हैं, क्योंकि सीटेट एग्जाम में एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए आप बहुत अच्छा स्कोर करें। इसके लिए देखिए एनसीईआरटी के जो इमेज हैं, एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन सबको मैं कवर करती चल रही हूँ। बस आपको इस सीरीज को रेगुलर वे पे देखना है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के स्लाइस का अध्ययन किया था। जैसे आप ये देख सकते हैं सामान्य संरचना किसकी? कॉर्क की। इसी कॉर्क के स्लाइस का अध्ययन कर रहे थे, उसमें देखा कि ये जो कॉर्क पेड़ की छाल होती है ना, उसका एक भाग है जिसमें पतली पतली स्लाइस लगी हुई, ऐसे ऐसे बहुत पतली पतली संरचनाएं हैं। उसका उन्होंने सूक्ष्मदर्शी के सहायता से अध्ययन किया, तो उसमें देखा बक्से नुमा छत्ते के समान छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई दी, जिससे उन्होंने क्या बोला? कोशिका बोला। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका का अध्ययन किसमें करते हैं? साइटोलॉजी में। भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान वह शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं? कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका को शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। कोशिका शब्द की उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा के सेलुला से, जिसका तात्पर्य क्या? छोटा सा कक्ष या कोष्ठक। क्लियर हो गया इतने पॉइंट आपको? कुछ भी नहीं समझ में आया तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो की स्पीड थोड़ी सी स्पीड रहेगी तेज, क्योंकि आपका रिवीजन कराया जा रहा है। अगर आपको तेज लगे तो आप यूट्यूब सेक्शन में ऑप्शन होते हैं, वहां से थोड़ा सा धीमे कर सकते हो, ओके। लेकिन आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से तैयार करनी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी क्या होता है और सेल थ्योरी किसने दिया था? तो आपके जर्मन वैज्ञानिक थे स्लाइडेन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सेल थ्योरी दिया था आपका स्लाइडेन व स्वान ने। इन्होंने कहा कि सेल थ्योरी में समस्त जीवधारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जितने भी जीवधारी किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से। कोशिका से मिलकर क्या बनता है? ऊतक। ऊतक से मिलकर क्या बनता है? अंग। अंग से मिलकर क्या बनता है? अंग तंत्र। अंग तंत्र से मिलकर क्या बनता है? शरीर। इस लाइन को बिल्कुल याद कर लीजिए। सेल से मिलकर क्या बनता है? आपका टिश्यू बनता है। टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू से मिलकर, इसको आप अपनी नोटबुक में बना लीजिए, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन से मिलकर आपका बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनता है? आपका बॉडी, शरीर बनता है। कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको पूरा याद कर लीजिए। पहला इन्होंने बोला कि समस्त जीवधारी क्या होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। और कोशिका जीवन की मूल इकाई है। उन्होंने कहा कि जितने भी जीवधारी कोशिकाओं से तो मिलकर बने, इसके साथ ही अगर जीवन की कोई मूल इकाई है तो क्या है? कोशिका। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। और थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। जैसे नई कोशिका बनती है तो उसका निर्माण कैसे होता है? जो पूर्व पहले की कोशिका होती है उसी के माध्यम से नई कोशिका का भी निर्माण होता है। ये तीनों पॉइंट किसमें दिए गए? सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी किसने दी? स्लाइडेन व स्वान नामक वैज्ञानिक ने। क्या बताया? इन्होंने कहा कि समस्त जीवधारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई है। इसके अलावा नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ये तो आप समझ गए सेल थ्योरी। लेकिन एक ऐसा कोई जीव है जो क्या करता है? आपके सेल थ्योरी का पालन नहीं करता। वो कौन है? आपका सेल थ्योरी का जो पालन नहीं करता। तो कौन सा जीव है? वायरस, विषाणु। विषाणु आपके सेल थ्योरी का पालन नहीं करता, याद रखिएगा। अब विषाणु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने किसमें खोज की थी वायरस की? तो इवानोवस्की ने टीएमवी वायरस की खोज की थी। टीएमवी वायरस क्या होता है? टोबैको मोजैको वायरस। तंबाकू की पत्तियों में इवानोवस्की ने क्या किया था? वायरस की खोज की थी। क्लियर हो क्या? इन्होंने देखा तंबाकू की पत्तियां, उसमें कुछ कीड़े जैसे लग रहे थे। इन्होंने उस पत्तियों को लिया, उसका सीरम बनाया। सीरम मतलब रस। उसको दूसरी स्वस्थ पत्तियों पर डाल दिया। कुछ समय पश्चात क्या हो? उन्हीं पत्तियों में रोग लग गया। तब इन्होंने पूरा अध्ययन किया। तब उसमें बताया कि बहुत छोटा सा सूक्ष्म जीव होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? विषाणु। तो विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने। क्लियर हो गया पॉइंट? इसके अलावा विषाणु का अध्ययन किसमें करते हैं? वायरोलॉजी।
वायरोलॉजी में क्या करते हैं, विषाणु का अध्ययन करते हैं। बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं बैक्टीरियोलॉजी में। क्लियर हो गया। जीवाणु की खोज किसने की थी, एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने। जबकि विषाणु वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने कौन से वायरस की खोज की थी, तो इवानोवस्की ने टीएमवी वायरस की खोज की थी। क्लियर। इसके अलावा विषाणु क्या करता है, अब सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। और इसके अलावा विषाणु को हम क्या बोलते हैं, सजीव और निर्जीव के मध्य की संयोजी कड़ी, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सजीव और निर्जीव की संयोजी कड़ी किसको बोलते हैं, विषाणु को। इसको सजीव और निर्जीव के मध्य की संयोजी कड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि विषाणु क्या करता है, इसको एज अ कण के रूप में भी आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जब ये किसी सजीव के अंदर चला जाता है तो क्या हो जाता है, तुरंत एक्टिव हो जाता है। इसीलिए विषाणु को सजीव और निर्जीव के मध्य की संयोजी कड़ी कहते हैं। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। आपको कोशिका समझ में आया, कोशिका सिद्धांत समझ में आ गया। अब इसके अलावा कौन सा जीव है जो सेल थ्योरी का पालन नहीं करता, तो कौन सा है, विषाणु। विषाणु सेल थ्योरी का पालन नहीं करता। क्लियर। अब केंद्रक की संरचना के आधार पर हम कोशिका को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। जब मैंने आपको जीव जगत वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ना कि कोशिका जीव जगत को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन सा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, ये 5 पार्ट में डिवाइड किया था। तब मैंने आपको बताया था ना, केंद्रक की संरचना के आधार पर हमारी 2 प्रकार की कोशिका होती, कौन सी, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, एक सरल एग्जाम्पल से आप समझिए। हर चीज़ को आप बहुत सरल तरीके से समझिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट के नोट्स जरूर बनाते। जैसे आप मार्केट गए, ठीक है, आप सब्जी लेने के गए, आपने क्या किया, सिर्फ एक पॉकेट लेके गए थैले का। अब इस एक पॉकेट में आपने सब्जी वाले से कहा कि सब्जी दे दो, ठीक है। अब सब्जी वाले ने क्या किया, आपको क्या किया, आलू ली, आलू भी उसने ऐसे डाल दिया। उसने कहा कि मेरे पास तो पॉकेट नहीं है, तो आपने कहा चलो ऐसे डाल दो। फिर आपने टमाटर लिया, टमाटर भी आपने ऐसे डलवा लिए। मिर्च लिया, मिर्च भी आपने ऐसे डलवा लिए। तो हर चीज़ को एक आवरण से नहीं ढक रहे, तो आपकी कैसी कोशिका हो गई, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रो मतलब प्राचीन प्रकार का केंद्रक। प्राचीन प्रकार में क्या होता था, कोई आवरण नहीं होता, कोई अलग अलग पॉकेट्स नहीं होते थे हर चीज़ के लिए, सब एक साथ ले आए। तो जिसमें सारे केंद्रक कोशिका आवरण से ढके ना हो वो बोलती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, अब आप मार्केट गए, ठीक है, लेके गए वही पैकेट, लेकिन अब आपने क्या किया, सब्जी वाले से बोला कि हमें आलू दे हूँ, तो आलू आपने क्या बोला, एक पॉकेट में डालो, तो उसने क्या किया, पॉकेट में बना के डाला। टमाटर लिया, टमाटर फिर पॉकेट में डाला। मटर लिया, मटर आपने पॉकेट में डलवाए। तो सारी चीज़ें एक आवरण से ढका दी, तो क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका। बहुत सरल शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। प्रोकैरियोटिक कोशिका, आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि सब्जी लेने गए बिना किसी पॉकेट के, मतलब कोशिकांग हमारे किसी भी आवरण से ढके हुए नहीं होते, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्लियर हो गया। अगर आपको समझ में आया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एस लिखिए कि हाँ मैम समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो नो लिखिए ताकि आपको दोबारा समझाया जा सके। यूकैरियोटिक कोशिका, अब सब्जी मंडी लेके गए, लेकिन आपने दुकानदार से हर चीज़ का पॉकेट लिया, आपने बोला हमें पॉकेट में दीजिए, आवरण में ढक के दीजिए, तो कौन सी कोशिका हो गई, यूकैरियोटिक कोशिका। क्लियर हो क्या आपको। अब चलिए आगे समझ लें। जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिकीय जीवों के केंद्रक के समान संगठित नहीं होता। जो आपका बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का केंद्रक जैसे हमारे बहुकोशिकीय जीव होते हैं ना, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर जिसमें एक कोशिका पाई जाती है, मल्टी सेलुलर जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। झिल्ली मतलब एक आवरण होता है जो कैसा होता है, अनुपस्थित होता है, जिसमें केंद्रक पदार्थ, केंद्रक झिल्ली के बिना हो तो कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक। अभी मैंने बताया ना, जिसमें आवरण ना हो, केंद्रक झिल्ली ना हो, ऐसे आप सब्जी लिया है बिना किसी आवरण के, वो क्या हो गई, आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका हो गई। इस प्रकार के जीव क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोट। जिन जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उन जीवों को बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक्स कौन से जीव होते हैं, जिन जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, जो केंद्रक पदार्थ होते हैं, केंद्रक झिल्ली के बिना अर्थात बिना आवरण के होते हैं। क्लियर हो गया, आपको इतना पॉइंट समझ में आया। अब चलिए याद रख लीजिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है, तो जो आपका बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है, शैवाल होती है, शैवाल में क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है।
इसके अलावा याद रखिएगा, अब ब्लू ग्रीन एल्गी से एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपके शैवाल होते हैं, शैवाल कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं कि परपोषी होते हैं, तो शैवाल आपके स्वपोषी होते हैं। आपसे पूछेगा, आप ऐसे याद रखते हैं ना कि समस्त पादप अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, इसलिए जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है वो क्या होता है, स्वपोषी होता है। लेकिन शैवाल एक ऐसा जीव है जो स्वयं अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए शैवाल कैसा होता है, स्वपोषी होता है। अब आपको एग्जाम में क्या कर सकता है, एग्जाम में थोड़ा सा चेंज करके लैंग्वेज दे सकता है। स्वपोषी जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। क्लियर? आपको पता है ना कि उत्पादक बोलते हैं कि जैविक घटक में 3 होते हैं ना, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो उत्पादक किन्हें कहते हैं, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर पाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्पादक। अब आपसे एग्जाम में ऑप्शन दे देगा, जैसे शैवाल है, शैवाल दे सकता है, या फिर किसी शैवाल का नाम। अगर एग्जाम को थोड़ा सा और टफ करना है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन मॉडरेट कहीं अलग से नहीं लिए जाते, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा के पूछता है, तो आपसे क्या हो जाता है, कहते हैं कि क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आया। आपको हर चीज़ जब बेसिक क्लियर होंगे, बेसिक से मॉडरेट लेवल तक अगर आपने पढ़ा है, तो कुछ भी क्वेश्चन है आसानी से कर पाएंगे। अब जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, उत्पादक क्या होते हैं, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। जैसे आपके पादप, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। क्लियर? उत्पादक कैसे होते हैं, स्वपोषी। अब मैंने आपको बताया कि शैवाल भी क्या करता है, अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है। तो शैवाल कैसा हो गया, उत्पादक हो गया। और शैवाल कैसा है, पोषण के आधार पर स्वपोषी। अब एग्जाम में आपको ऑप्शन दे दिया, लिमनेरिया शैवाल उत्पादक के अंतर्गत आता है कि नहीं आता। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, आपको पता है कि शैवाल उत्पादक होते हैं, तो कोई भी शैवाल हो, लिमनेरिया शैवाल उत्पादक के अंतर्गत आएगी। और लिमनेरिया शैवाल कैसी होती है, स्वपोषी होती है। क्लियर? अब लिमनेरिया शैवाल से क्या होता है, आयोडीन की प्राप्ति होती है। आयोडीन की प्राप्ति हमें किस शैवाल से होती है, लिमनेरिया शैवाल से। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, आयोडीन की कमी से झींगा नमक रोग हो जाता है। क्लियर? इसीलिए कहते हैं हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। क्लियर हो गया? इतना पॉइंट आपको समझ में आया? कोशिका समझ में आया? आइए, आपको कोशिका के जो कैसे बनती है, कोशिका का समूह से क्या बनता है, ये चीज़ें समझ में आई। कोशिका सिद्धांत समझ में आया। केंद्रक की खोज किसने की थी, विषाणु की खोज किसने की थी, सजीव निर्जीव के मध्य की संयोजी कड़ी किसे कहते हैं। इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए? अब चलिए आगे पढ़ते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। यूकैरियोटिक कोशिका, जिन कोशिकाओं में क्या होता है, झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। कैसे, झिल्ली युक्त, मतलब आवरण पाया जाता है। आप सब्जी मंडी लेने गए, आपने सब्जी ली, लेकिन सब आपने एक पॉकेट में डलवाया, तो जिसमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। और ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स। क्लियर हो क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका आपको क्लियर हुई? याद रखिएगा, जिन जीवों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उन जीवों को क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स बोलते हैं। क्लियर? अब चलिए आप देख सकते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका मुख्यतः एक कोश के जीवों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, एक कोश के जीवों में मुख्यतः क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, इसमें जो आपका केंद्रक होता है कैसा होता है, अल्प विकसित होता है। इसके अलावा अल्प विकसित केंद्रक हो तो आवरण से ढका नहीं होता। इसमें क्या होता है, केंद्रक कला आपकी नहीं पाई जाती, गुणसूत्र नहीं पाया जाता और केंद्रिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये तीनों चीजें क्या होती हैं, अनुपस्थित रहती। कौन कौन सी, केंद्रक कला, गुणसूत्र और केंद्रिका। केंद्रक कला, गुणसूत्र, केंद्रिका। आपके एग्जाम में इस तरह से ऑप्शन दे सकता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा उपस्थित होगा या प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा अनुपस्थित होगा। तो ये तीनों याद रखिएगा, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। क्लियर? इसके अलावा जो आपका बैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, इन सब में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो इनमें पाई जाती है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्लियर? अब चलिए आप देख सकते हैं यूकैरियोटिक कोशिका, समस्त जंतु पादप जगत के जो जीव होते हैं उसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जितने भी प्लांटी और एनिमेलिया के अंतर्गत जीव आते हैं उन जीवों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होते हैं एक आवरण से ढका होता है, मतलब इसकी कोशिका कैसी होती है, जटिल होती है। इसमें सुव्यवस्थित केंद्रक पाए जाते हैं और समस्त अवयव पाए जाते हैं।
यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना पादप व जंतु में भिन्न होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि पादप जगत और जंतु जगत दोनों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, लेकिन दोनों की संरचना क्या होती है, अलग अलग होती है। पादप की अलग होती है और जंतु जगत की पादप संरचना अलग होती है यूकैरियोटिक कोशिका, लेकिन दोनों में कोशिका कौन सी पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका। क्लियर हो गया आपको इतना पॉइंट। अब चलिए देख सकते हैं इमेज आप, जैसे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका है, केंद्रक, हरित लवक, कोशिका द्रव। तो पादप कोशिका में कौन सा पाया जाएगा, जंतु कोशिका में कौन सा पाया जाएगा, याद रखिए। जैसे आपको ये हरित लवक होता है, हरित लवक आपके सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। कोशिका द्रव, कोशिका द्रव आपके पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं। केंद्रक, केंद्रक पादप कोशिका में भी पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में भी। रिक्तिका, रिक्तिका पादप कोशिका में भी पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में भी पाई जाएगी और जंतु कोशिका में भी पाई जाएगी, जबकि कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। हरित लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाएगा। कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस इमेज को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करिएगा, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर। अब आप चलिए हम पढ़ते हैं, हमारे कोशिका के कुछ भाग होते हैं, प्रमुख कोशिकांग। तो सबसे पहला भाग क्या होता है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है, सिर्फ पादप कोशिका में। अभी आपने इमेज देखा कि पादप कोशिका में क्या होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब पादप की कोशिका भित्ति किसी चीज से बनी होती है। कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति आपकी बनी होती है सेलुलोज, सेलुलोज नामक पदार्थ से पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है। अब इसके अलावा पढ़ लेते हैं, जैसे जीव होते हैं, कुछ जीव कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, कुछ जीव कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय जीव, जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उसे क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर। और जिनका शरीर बहुत सारी, एक से अधिक मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर। वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय। और जबकि जिनका शरीर एक कोशिका से होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव। जैसे आप इमेज देख सकते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है, आपके एक कोशिकीय जीव हैं। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अमीबा, पैरामीशियम कैसे जीव है, यूनिसेलुलर। जैसे आपका ह्यूमन है, कोई भी एनिमल है, ये कैसे जीव होते हैं, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इस तरह से एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। अब आपने कभी कोशिका द्रव्य के बीच जो संरचना देखी है, रिक्तिका क्या होती है। जैसे आपने कभी प्याज देखा होगा, प्याज की झिल्ली में कुछ कोशिकाओं का परीक्षण करें, आप देखें तो कोशिका के द्रव के बीच खाली अथवा दिखने वाली संरचना होती है कुछ, उससे क्या बोलते हो, रिक्तिका बोलते हो। अब हर कोशिका में किसी में रिक्तिका बहुत छोटी हो सकती है, किसी में क्या हो सकता है, बहुत बड़ी हो सकती है। जैसे आप इमेज देख सकते हैं कि जैसे आप प्याज आपने घर में देखा, उसको छीलिए तो आवरण में पतला पतला संरचना होती है छिलने, उसमें जो स्पेस होता है वही क्या होती है, आपकी रिक्तिका होती है। क्लियर। अब क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण आपके पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। अब क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो क्लोरोफिल में आपकी मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल की संरचना किसके समान होती है, तो क्लोरोफिल की संरचना हीमोग्लोबिन के समान होती है, बस इसमें क्या होता है, धातु का अंतर होता है। क्लोरोफिल में आपके मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, जबकि हीमोग्लोबिन में आपके आयरन धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, हीमोग्लोबिन के कारण आपका ब्लड का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में हिम क्या एक प्रकार का वर्णक है, जबकि ग्लोबिन क्या एक प्रकार की प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से व्यक्ति को एनीमिया नामक रोग हो जाता है। क्लियर। इसके अलावा और पॉइंट याद रखिएगा, जब व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है तो कौन से खाद्य पदार्थों को खाने के लिए सलाह दी जाती है, तो उसको जैसे लौ युक्त चीजें, जैसे आपका गुड़ है, चना है, आंवला है, पालक है, ये सारी चीजें खाने की डॉक्टर्स को सलाह दी जाती है। क्लियर हो गया सारे पॉइंट। एक एक पॉइंट याद रखिएगा, हर एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा, ये सारी चीजें आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। क्लियर। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन के बारे में।
कोशिका झिल्ली बनी किससे होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इससे मिलकर आपकी कोशिका झिल्ली बनी होती है। इसी कोशिका झिल्ली को आप प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, ये मिलकर बनी होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। अब ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है? भोजन के पोषक तत्व हैं। भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, जल, खनिज लवण, फाइबर्स, ये सब क्या होते हैं? भोजन के प्रमुख पोषक तत्व होते हैं, जो आपने भोजन वाले टॉपिक में अच्छे से पढ़ा था। क्लियर हो क्या? जैसे मैंने आपको बताया था, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मेरेस्मस और क्वार्सियोकर, ये रोग क्या हो जाता है? प्रोटीन की कमी से। क्लियर हो गया आपको पॉइंट? अब चलिए आगे पढ़ते हैं। जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव क्या होता है? कोशिकाओं के मध्य में जो एक द्रव भरा होता है, उससे आप क्या बोलते हैं? जीव द्रव। जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव को ही जीवन का भौतिक आधार बोला जाता है। जीवन का भौतिक आधार किसको बोलते हैं? जीव द्रव को। क्लियर हो क्या? अब कोशिका द्रव्य क्या होता है? ये एक जेली जैसा पदार्थ होता है, जो कोशिका झिल्ली व केंद्रक के मध्य में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? कोशिका झिल्ली व केंद्रक के मध्य में पाए जाने वाला जो द्रव होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। इसकी संरचना कैसी होती है? जेली नुमा संरचना होती है। क्लियर? हर एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा। अभी आपको ये जो मेहनत कर रहे हैं ना, अपनी कलम से आप किस्मत लिख रहे हैं, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं को देता है जो खुद करने का प्रयास करते हैं। ये 15 दिन में अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी अगर आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, तो अपने सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। ये सारी क्लासेज आपको आगे KVS, सुपर टेट में भी बहुत हेल्प करेंगे, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए। नोट्स जरूर बना लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और फिर दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे कोशिकांग होते हैं, बहुत सारे आपके कोशिकांग पाए किस में जाते हैं? कोशिका द्रव में। जैसे आपका कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य में जो जेलीनुमा संरचना का द्रव होता है, वही आपका कोशिका द्रव होते हैं। उसी कोशिका द्रव में अलग अलग कोशिकांग, कोशिकांग मतलब कोशिका के अलग अलग अंग होते हैं, वो पाए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी काय होता है, राइबोसोम होता है, ये सब क्या होते हैं? प्रमुख कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ अ सेल। कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज का जारण होता है। उसी ग्लूकोज के जारण से हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा में किस फॉर्म में मिलती है? ATP के फॉर्म में। क्लियर? इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। गाल्जी गाय, गाल्जी गाय की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने गाल्जी गाय की खोज की थी। राइबोसोम, राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम के बारे में। चलिए, जीव द्रव समझ गए। जीव द्रव में क्या होता है? विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। जीव द्रव की खोज किसने की थी? डुचार्डिन ने। डुचार्डिन ने जीव द्रव की खोज की थी। किसने की थी? डुचार्डिन ने। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने। यहाँ पे दोनों पॉइंट याद रखिए। खोज किया था जीव द्रव की डुचार्डिन ने, लेकिन उन्होंने इस जीव द्रव पर नाम नहीं दिया। उन्होंने बताया कि एक प्रकार का द्रव पाया जाता है, लेकिन उसे जीव द्रव को जीव द्रव कहा था क्या? पुरकिंजे ने। इसलिए जीव द्रव की खोज किसने की? डुचार्डिन ने। जीव द्रव का नामकरण किया पुरकिंजे ने, लेकिन जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा था हक्सले ने। तीनों पॉइंट को कंफ्यूजन मत करिएगा। जीव द्रव की खोज किसने की? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जीव द्रव का नामकरण किसने किया? फिर जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? तीनों पॉइंट जल्दी से कमेंट कीजिए, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। अब जीव द्रव तो समझ गए। अब जीव द्रव के भाग कितने होते हैं? तो जीव द्रव के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। क्लियर? अब चलिए एक एक हम पढ़ लेते हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अभी आपने पढ़ा था। किसमें किया था? कार की संरचना में किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक क्या करता है? कोशिका के समस्त क्रियाओं को नियंत्रण करता है। हमारी कोशिका में जो भी क्रियाएं होती, इन सारी कोशिकाओं की क्रियाओं का नियंत्रण करता है हमारा केंद्रक। क्लियर? अब जैसे कह रहे हैं कि कोशिका का आकार कैसे होता है, तो कोशिका का आकार अलग अलग होता है। जैसे कुछ का गोलाकार होता है, कुछ का बेलनाकार, सर्पिला आकार, ये सब क्या होते हैं? कोशिकाओं के भिन्न भिन्न आकार होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोशिकाओं के मध्य में क्या होता है? एक भाग स्थित होता है, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, कि इसे केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण कहते हैं।
केंद्रक क्या होते हैं, कोशिका द्रव से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है। जैसे आपके मध्य भाग में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक कोशिका द्रव से एक झिल्ली के द्वारा अलग होता है। जैसे आप ये समझ लीजिए, जैसे ये आपका क्या केंद्रक है, तो ये केंद्रक है, तो यहाँ पे एक ऐसा आवरण पाया जाता है, और ये जैसे आपका कोशिका द्रव भरा हुआ है तो एक झिल्ली के द्वारा अलग होता है, जिससे आप क्या बोलते हो, उस झिल्ली को केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण कहते हो। ये झिल्ली में क्या होता है, सरंध्र होते हैं। सरंध्र मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके माध्यम से कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच पदार्थों का आवागमन होता रहता है। तो कोशिका झिल्ली में क्या होता है, सरंध्र होते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, कोशिका द्रव और केंद्रक के मध्य जो पदार्थ होते हैं उनका आवागमन होता रहता है। क्लियर हो गया। इसके अलावा कहते हैं, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो केंद्रिका अथवा न्यूक्लियस, जो छोटी छोटी संरचना होती है उससे आप क्या बोलते हो, केंद्रिका या न्यूक्लियस कहते हो। इसके अलावा इसमें धागेनुमा संरचना होती है, जिससे आप क्या बोलते हो, क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हो। और गुणसूत्र क्या करते हैं, हमारी आनुवंशिकता के वाहक होते हैं। आनुवंशिकता के वाहक किसको कहते हैं, गुणसूत्र को। गुणसूत्र की खोज किसने की थी, वॉल्डेयर ने। वॉल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज की थी। किसी भी मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46, या फिर पूछता है 23 जोड़े, 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र किसी भी व्यक्ति में पाए जाते हैं। जिसमें क्या होता है, 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं, एक जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं, अलग होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, जो क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है। किसी भी व्यक्ति बच्चा होगा उसमें कौन सा लिंग होगा, इसका निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है, इसका निर्धारण होता है उसके पिता के गुणसूत्र से। कैसे होता है, जैसे आपको पता है माता के गुणसूत्र की संरचना क्या होती है, मतलब फीमेल की XX, जबकि पुरुष की क्या होती है, XY होती है। XX होता है तो उससे निर्धारित होता है कि वो बच्ची क्या होगी, लड़की होगी, जो संतान होगी। XY होता है तो क्या होता है, पुरुष होता है। क्लियर हो गया आपको, इतने पॉइंट समझ में आए। आनुवंशिकता का वाहक क्या होता है, गुणसूत्र होता है। आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है, जीन होती है। एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितने भी पॉइंट है ना, बहुत आप किसी भी बुक में पढ़िएगा, आपको ये सारे पॉइंट एक साथ नहीं मिलेंगे। ये कई सारी बुक, NCERT, इन सब का पूरा सम्मिश्रण करके, समावेश करके दिया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस PDF को बनाने के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया गया कि किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने इस सीरीज को पूरा रेगुलरली देखा और तैयार कर लिया तो सीटेट एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। क्लियर हो क्या। अब गुणसूत्र क्या होते हैं, कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। जब आपका सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन में क्या होता है, आपके गुणसूत्र दिखाई देते, तभी तो आपका गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों को कौन लेके जाता है, गुणसूत्र तो लेके जाता है। गुणसूत्र की खोज किसने की थी, वॉल्डेयर ने। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46। क्लियर हो क्या। अब आगे हम देखते हैं, आगे हमारे कुछ प्रमुख कोशिकांग है जिनको याद कर लीजिए। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। हरित लवक, लवक आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, वर्णी लवक, आवर्णी लवक, हरित लवक। वर्णी लवक के कारण क्या होता है, आपका रंग आता है। जैसे पुष्प में, पादप पुष्प में, आपका फल में जो रंग होता है किसके कारण होता है, वर्णी लवक के कारण। और जो लवक होते हैं, लवक सिर्फ आपके पादप कोशिका में पाए जाते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, किसमें पाए जाते हैं, पादप कोशिका में। वर्णी लवक के कारण क्या होता है, आपको रंग प्रदान किया जाता है। अवर्णी लवक कैसा होता है, रंगहीन होते हैं, कोई भी कलर नहीं होता। और इसके अलावा अवर्णी लवक क्या करता है, भोजन का संचय करते हैं। जैसे आपके बहुत सारे जड़ों में भोजन का संचय होता है, किसके माध्यम से, अवर्णी लवक के माध्यम। हरित लवक, हरित लवक के कारण क्या होता है, आपका पत्तियों में रंग जो होता है हरा होता है। किस लवक के कारण, हरित लवक के कारण रंग का हरा होना। क्लियर हो गया। राइबोसोम, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री बोलते हैं। अंतःप्रदबी जालिका पाई जाती है। लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। बस आपको ये पॉइंट याद रखना है, किसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली। तारक का है, तारक क्या होता है, कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने। क्लियर। अब चलिए एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, कोलिकर ने। कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कहा था सी बंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, कोलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने की थी, सी बंडा ने। क्लियर रखिएगा। जैसे अभी मैंने आपको जीवद्रव की खोज किसने की थी, जीवद्रव का नामकरण किसने किया था, जीवद्रव को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था। तीनों पॉइंट कंफ्यूजन थे ना, आपको क्लियर हो गए। इसी प्रकार यहाँ पे याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कोलिकर ने, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कहा था आपको सी बंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं।
क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, उस ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा किस फॉर्म में प्राप्त होती है, एटीपी के फॉर्म में। क्लियर। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, डीएनए पाए जाते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए हमारे क्या होते हैं, आनुवंशिक गुणों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। जो आनुवंशिक क्रियाएं होती हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति के फादर के बारे में पता करना होता है, तो हम क्या करवाते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाते हैं ना। तो डीएनए किस में पाया जाता है, तो आपकी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर हो गया आपके पॉइंट। जितने भी पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार ही कर लीजिएगा। आगे हम पढ़ते हैं लवक। लवक की खोज किसने की थी, हैकल ने। हैकल ने लवक की खोज की थी। और लवक आपके सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। पादप कोशिका में पाए जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है, लवक। लवक पादप कोशिका में पाए जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, वर्णी लवक, आवर्णी लवक और हरित लवक। वर्णी लवक के कारण क्या होता है, आपको रंग प्रदान होता है। और आवर्णी लवक कैसा होता है, रंगहीन होता है, और ये क्या करता है, भोजन का संचय करता है। और हरित लवक के कारण क्या होता है, हरा रंग प्रदान होता है। क्लियर। अब चलिए आगे देख लीजिएगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुबे ने। लाइसोसोम किसमें पाए जाते हैं, सिर्फ ये जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। आपके पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाए जाते। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा कि कौन पादप कोशिका में पाए जाते हैं, कौन जंतु कोशिका में, और इनके उपनाम याद रखिएगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसके अलावा जो आपका राइबोसोम होता है, राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री। लाइसोसोम और राइबोसोम में अंतर याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। क्लियर। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। अब इसे आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं, जैसे हमारे शरीर में बैक्टीरिया आता है, तो लाइसोसोम के पास क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स का समूह होता है। वो क्या करता है, जैसे ये बैक्टीरिया आया तो इसके ऊपर वो एंजाइम्स अपना जो केमिकल होता है डालता है। तो जैसे मर गया तो सही है, लेकिन कई बार बहुत सारी होते हैं तो नहीं मरता, और डालता है और डालता है। एक टाइम ऐसा आता है कि लाइसोसोम क्या करता है, अपनी पूरी थैली को तोड़ देता है, इसके ऊपर पूरा डाल देता है। तो बैक्टीरिया तो मर जाता है, लेकिन लाइसोसोम भी मर जाता है। इसीलिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। क्लियर हो गया आपको पॉइंट। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुबे ने। लाइसोसोम किस कोशिकांग में से पाया जाता है, सिर्फ पादप कोशिका में। क्लियर। अब चलिए आगे पढ़ते हैं, तारक काय। तारक काय की खोज किसने की थी, टी ववेरी। टी ववेरी ने तारक काय की खोज की थी। तारक काय आपके कोशिका विभाजन में सहायता करता है, जो सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन में तारक काय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और तारक काय सिर्फ आपके जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। पादप कोशिका में क्या होता है, तारक काय नहीं पाया जाता। जब पादप कोशिका में तारक काय नहीं पाया जाता, इसीलिए पादप कोशिका में सेल डिवीजन नहीं होता। कोशिका विभाजन सिर्फ जंतु कोशिका में होता है। क्लियर। अब चलिए आगे, गोल्जी काय। गोल्जी काय की खोज किसने की थी, कैमलो गोल्जी ने। और जो गोल्जी बॉडी होती है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसे ट्रॉफिक पुलिस ऑफ बॉडी कहते हैं। कौन कोशिका के अंदर जाएगा, कौन कोशिका से बाहर जाएगा, इसका नियंत्रण कौन करता है, गोल्जी काय। इसीलिए गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस ऑफ बॉडी कहते हैं, कि कैसे नियंत्रण करता है कि कौन अंदर जाना है, किसको बाहर जाना है। गोल्जी काय की खोज किसने की थी, कैमलो गोल्जी ने। गोल्जी काय किस कोशिका में पाया जाता है, तो आपके पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों कोशिकाओं में आपका गोल्जी काय पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। हर एक पॉइंट को तैयार कर लीजिएगा, अभी भी आपके पास टाइम है, इस टाइम का यूटिलाइज करिए और सीटेट के एग्जाम को अपनी मुट्ठी में कर लीजिए। आपके माँ बाप को दिखा दीजिए, उन्होंने एक ऐसे संतान को पाला जो उनके सपनों को पूरा कर सके। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप जैसे बच्चों को पाला है, जो हर हाल में आपको संघर्ष करना है। आपको ये नहीं देखना कि सिर्फ 15 दिन बच्चे भी मैंने तैयार नहीं किया। आपको ये सोचना है कि इस 15 दिन का मैं यूटिलाइज कैसे करना है, कि अपने सिलेबस का रिवीजन किया जा सके, सिलेबस को तैयार किया जा सके, एग्जाम को अपनी मुट्ठी में करना है। क्योंकि शिक्षक बनना अगर आपका सपना है तो आपको हर हाल में बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि केवीएस सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है। इस वैकेंसी को आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना, इसलिए अच्छे से मेहनत करते जाइए। हमारे चैनल पे आपको फ्री क्लासेस दी जा रही, कोई भी किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। आपको क्लासेस फ्री दी जा रही, नोट्स फ्री दिया जा रहा है, क्विज फ्री में कराई जा रही, सब कुछ फ्री में। बस आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मेहनत करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और चैनल को अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि जो आपका फीडबैक होता है, इसी फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तब आपके लिए इतनी मेहनत, ये जो पीडीएफ बनाते हैं, पीडीएफ में बहुत टाइम लगता है, आपको पता होगा। ये सब कर पाते हैं, आपकी जो फीडबैक आता है उसके अकॉर्डिंग हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके,
अब चलिए अगला कोशिका क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने की थी, पैलेट ने की थी। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री। जो प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन के निर्माण में आपका राइबोसोम हेल्प करता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। क्लियर। अगला हम क्या बोलते हैं, केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज की थी आपके रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक को के आधार पर कोशिकाओं को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कौन कौन सा, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, किन में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, जिन कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उन जीवों को क्या बोलते हैं। ये सारी चीज़ें अभी मैंने आपको समझाई। अब चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स के द्वारा दीजिए। अगर ये आपको हेल्पफुल लगा है वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।